हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में जितने भी क्लास हुए सब में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। पिछले क्लास के अकॉर्डिंग काफ़ी रिव्यूज़ भी आए हैं स्टूडेंट्स ने काफ़ी बोला है कि सर आप रिपीट काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो रिपीटिशन से मुझे कुछ चीज़ याद आता है। रिपीट क्यों करता हूँ? तरह से बच्चे जो भी हैं, यहाँ तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वीक भी होंगे, एवरेज स्टूडेंट, टॉपर्स, सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे। तो रिपीट इसलिए क्या आता है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। बचपन में हम सबको जिस क्लास में ABCD पढ़ाया होगा, उस क्लास में हम सबको ABCD पूरा याद नहीं हुआ होगा, A to Z पूरा याद नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ जब आपको रिपीट होने लगता है, आपके यूज में आने लगता है, तब वो धीरे धीरे मेमोरी के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो मैं जितना भी कंसेप्ट बताता हूँ उसको रिपीट इसीलिए करता हूँ कि आपको जितना ही बार वो सुनाई देगा, जितनी ज़्यादा टाइम आप सुनेंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको एक तरह से दोबारा कहीं भी जाके क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, इसी वजह से मैं जितनी भी कंसेप्ट है उसको रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो पार्ट है फंक्शन काफ़ी जगह यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, डिफरेंशिबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन जो क्लास 12 में है। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं क्लास 12 में, अच्छे खासे चैप्टर। क्लास 12 में लगभग 5 से 6 चैप्टर होंगे जिसमें आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर का यूज होगा, ठीक है। जैसे अगर 11th क्लास की बात करूँ तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का यूज़ होगा। रिलेशन फंक्शन में आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया उसमें स्टार्टिंग जो है रिलेशन फंक्शन में सेट्स का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम सब स्लो भी चलेंगे, इसका कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम सब जनरली इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या रिलेशन फंक्शन में क्या क्या जनरली पढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्लास में पहला जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो भी चीज़ कंसेप्ट वगैरह दिया हुआ है उसके बारे में आज क्लास करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में सेट पढ़ाया था, तो सेट से रिलेटेड यहाँ पे उसके बाद आगे ऐड कर दिया हुआ है। हम सब पिछले क्लास में सेट्स का यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पढ़े थे, डिफरेंस पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में हम सबको प्रोडक्ट पढ़ना है। मतलब दो सेट अगर दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच में प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें टर्म्स वगैरह यूज होते हैं काफ़ी। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पेयर एक्चुअली क्या होता है, तो वो सब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक क्या है हम सबका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन एक वर्ड है जो कि 10th क्लास में यूज किया होगा आप लोगों ने। 10th क्लास में क्या था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था। तो उसी से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड इस चैप्टर को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर दो सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं दो सेट दिया हुआ है, P एंड Q ही मान लेते हैं। आपके NCERT में यही दिया हुआ है, P एंड Q ही मान लेते हैं, ठीक है। दो सेट अगर दिया हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे भी अगर दो सेट दिया हुआ है तो P इंटू Q, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक तरह से सिंबल है। जैसे सबसेट का सिंबल था P इज सबसेट ऑफ Q, ये सबसेट का था, तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉर्मली आप प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स यहाँ पे पढ़ना हम लोग को। P एंड Q का प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें P का एलिमेंट और Q का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में रखे जाते हैं। मतलब अगर P इंटू Q दिया हुआ है तो पहले P का एलिमेंट्स आएगा। जैसे मान लेते हैं स्मॉल p है P का एलिमेंट्स और Q का है स्मॉल q, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का यही मतलब होता है, जो सेट पहले दिया हुआ है उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। तो पेयर अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब दो एलिमेंट आएगा, ठीक है, और उसको हम सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो पेयर अगर P को एलिमेंट है सेट P का, वो पहले आ गया क्योंकि P लिखा हुआ पहले, कॉमा सेपरेट करने के लिए, और सेकेंड एलिमेंट Q, ठीक है।
तो एक तरह से जितना भी एलिमेंट्स P के अंदर है और जितना भी एलिमेंट्स Q के अंदर है, सबका एलिमेंट इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सब रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, और डबल कॉलन का मतलब हुआ इज सच दैट। ठीक है, दिस एलिमेंट इज सच दैट, इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल p इज एलिमेंट ऑफ सेट p, एंड लिखें या कॉमा लिखें, एंड स्मॉल q इज एलिमेंट ऑफ सेट q। तो डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या हुआ, देखिए P एंड Q का एक कंडीशन भी है। ठीक है, सेट P अगर P एंड Q अगर दिया हुआ है तो सेट P एंड Q का कंडीशन है P एंड Q आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम सब देखते हैं किसी का प्रोडक्ट अगर जीरो के साथ कर दिए तो वो रिजल्ट भी जीरो आ जाता है उसका। ठीक है, तो अगर इन्हीं दोनों में से कोई अगर एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से अगर कोई एम्प्टी सेट होगा तो पेयर तो नहीं बनेगा, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता है, तो एक तरह से ऐसे दिखेगा, ये P हो जाएगा और दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में पेयर तो बना नहीं। ठीक है, तो हम सब का ये बेसिक कंडीशन है कि P एंड Q अगर दो सेट दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम सबको ऑर्डर्ड पेयर मिल सकता है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या डिफिनेशन हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट P एंड सेट Q रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्यों लगाया, क्योंकि पहले P का एलिमेंट फिर Q का एलिमेंट, मतलब रेस्पेक्टिवली जनरली अरेंजमेंट के ऑर्डर में लगता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल p बोल रहे हैं तो वो P का एलिमेंट आएगा। तो इसको डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे, पहले तो ये कंडीशन आएगा हम सबका फॉर, तो डिफिनेशन क्या हो गया हम लोगों का, डिफिनेशन हो गया फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, P इंटू Q। ठीक है, इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका सेट बनेगा ऑफ एलिमेंट्स किसका, सेट P और सेट Q का। इसको नंबर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं। P एंड Q सेट ले लेते हैं हम सब पहले, दो सेट हम लोगों ने ले लिया P एंड Q। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, मतलब पहले P का एलिमेंट उसके बाद Q का एलिमेंट। ठीक है, P का एलिमेंट है 1, 1 के साइड स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कितना हो सकता है, दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें है, तो टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमसे क्या एक चीज़ पता चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों का है उनका प्रोडक्ट भी हो रहा है, उतना ही एलिमेंट इसमें आ रहा है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P, ये मल्टीप्लिकेशन है सेट का नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो और ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये है मल्टीप्लिकेशन नंबर का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इतना। ठीक है,
सेम कंडीशन से। एक तरह से ये रिमार्क सब है। अगर इसी के साथ मैं एक एम्प्टी सेट का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ठीक है, अगर यही एम्प्टी सेट का, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन से जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट ही हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये एक रिमार्क हो गया। तो पहले एग्जांपल से क्या रिमार्क निकल के आया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p का कुछ दिया है और q का कुछ दिया है, मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स p का a है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और q का b दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा a इंटू बी। a इंटू बी जितना भी नंबर निकल के आएगा वो इसका एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला रिमार्क हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। डिफिनीशन में एक टर्म दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो अगर दो सेट है P और Q, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही हुआ, अगर P इंटू Q करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q अगर करेंगे, वो इक्वल नहीं होगा Q इंटू P के, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पेयर बनेगा उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो सेट P का है, उसके बाद आएगा आपको सेट Q का एलिमेंट, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएगा उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सेट Q का एलिमेंट, उसके बाद आएगा आपको सेट P का एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड का मतलब यही हुआ जो अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। एक तरह से ये और कंडीशन कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था मैंने, जिसमें प्लेस इंटरचेंज हो जाता है और अगर चेंज ना हो तो फॉलो करेगा। ये जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। पहला रिमार्क मैंने बता दिया, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों का जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। दूसरा रिमार्क पे आते हैं। अगर दो सेट दिया हुआ है तो एलिमेंट्स क्या होता है, पेयर होता है उनका, जैसे ये दिया हुआ है P एंड Q, ठीक है। तो उस कंडीशन में इक्वल कौन सा होगा, इक्वल एलिमेंट्स कौन सा होगा, क्योंकि सेट के अंदर हम सब इक्वल एलिमेंट नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं इक्वल एलिमेंट। तो इक्वल एलिमेंट कौन सा हुआ, अगर यहाँ पे A और B कोई एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कोई सेट A का और B का, A इंटू बी, अगर दो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये तभी इक्वल हो सकता है जब दूसरा पेयर भी सेम कंडीशन में हो, ठीक है। कार्टेशियन से जनरली कोऑर्डिनेट्स का भी याद आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये कोऑर्डिनेट अगर सिस्टम है तो यहाँ जो पॉइंट अगर ए बी है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ठीक है, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए, ये ए बी है और बी ए क्या आएगा, पहले बी उसके बाद ए, तो ये पॉइंट आ गया बी ए। तो ये दोनों पॉइंट कहीं से इक्वल दिख रहा है, नहीं है इक्वल, तो वही कंसेप्ट लगेगा, जो पेयर इक्वल कब होगा, जब दोनों पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक है, तभी इक्वल होगा। और सेट के अंदर जो भी इक्वल एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो अगर कोई भी पेयर इक्वल दिखेगा तो वो टर्म सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा रिमार्क हो गया, क्या इक्वल कब होगा, जब पेयर दोनों साइड से इक्वल रहेगा, सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। अगर हम लोगों को दिया हुआ हो कि दो सेट है, ठीक है, हम सब एम्प्टी सेट का बात किए थे, अगर प्रोडक्ट होगा, एक सेट एम्प्टी सेट है और दूसरा नॉन एम्प्टी है, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे, नॉर्मली देखा जाता है जीरो से अगर प्रोडक्ट करते हैं हम लोग तो क्या रिजल्ट जीरो आता है। तो एम्प्टी सेट से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमसे क्या आएगा, एम्प्टी सेट बनेगा। वही तीसरा यहाँ पे रिमार्क्स है कि अगर हम सब इनफाइनाइट सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है, अगर सेट ए दिया हुआ है, कोई नॉन एम्प्टी और फाइनाइट दिया हुआ है, नंबर उसके लिमिटेड है, जैसे 1 2 अगर एलिमेंट ले ली मान लेते हैं यहाँ पे,
तो हम सब पहले मान लेते हैं कि दो सेट दिया हुआ है ए बी, ठीक है। ये दोनों, पहला तो कंडीशन है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पहला कंडीशन है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी है, ठीक है। इसके बारे में दिया हुआ है, ये है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड नंबर होगा। मान लेते हैं ए सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो बी सेट बनेगा वो एक इनफाइनाइट सेट है, मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3, उसके बाद कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हम सब 3 डॉट लगा दिए, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसका प्रोडक्ट इनफाइनाइट नंबर से करेंगे तो पेयर भी इनफाइनाइट बनता जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी लिमिटेड या फाइनाइट सेट से हम सब इनफाइनाइट सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हम सबको वो आएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये हो गया आपको तीसरा रिमार्क। मतलब जनरली इसी का यूज करते करते क्या क्या चीज, इसी प्रोडक्ट ऑपरेटर का यूज करते करते क्या क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है वही जनरली लिखा जाता है रिमार्क में, ठीक है। तो ये एक तरह से तीसरा कंडीशन होगा कि इनफाइनाइट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा उसका एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट बोलूँ या इनफाइनाइट एलिमेंट बोलूँ, कंडीशन वही हुआ, ठीक है। एक और कंडीशन बनता है, अगर हम सबको एक ही सेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अगर सेट ए है उसके साथ सेम सेट ए का हम सब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए में ये दो एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये दो एलिमेंट सेट ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पेयर प्रोडक्ट कितना बन सकता है, एक तरह से इसको रिपीट करेंगे तो पेयर बनता जाएगा। क्या क्या पेयर बनेगा, वन वन का पेयर, ठीक है, 1 2 दो पेयर बना, देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से एलिमेंट दो हैं तो 2 × 2 4 एलिमेंट होंगे, टोटल 4 एलिमेंट बने। तो हर तरफ से अगर इक्वल सेट भी दिया हुआ है तब भी कंडीशन क्या आ गया, जो रिमार्क्स है एक तरह से सबके लिए, जितना भी नॉन एम्प्टी सेट है सबके लिए मैटर करेगा, सबके लिए सही होगा, ठीक है। इस कंडीशन से क्या आ गया, ठीक है। अब अगर हम सब 3 सेट, अगर सेट ए को ही 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ले हम तो उसको नोटेशन से कैसे दिखाएंगे, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। इस कंडीशन में एक ही सेट का 3 बार प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3 अगर एलिमेंट हो, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट होता है तो पेयर कहते हैं उसे, अगर 3 एलिमेंट है तो उसको ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गया उसको ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये तो नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नंबर आ सकता है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके बताया 1 और 2 एलिमेंट्स इसका लेके, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी 3 अगर एलिमेंट है सेट ए के अंदर, ठीक है। अगर ए बी और सी तीनों सेट ए का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तरह से ट्रिपलेट क्या बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया, ऐसे ही बना सकते हैं। ट्रिपलेट का सीधा सा मतलब हो गया कि जो एक एलिमेंट बनेगा सेट के अंदर उसमें
एक ही सेट का 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया, इसमें भी 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट का कंडीशन हो गया अगर एक ही सेट को 3 बार, या अगर मैं 3 अलग अलग सेट ले लूँ P इंटू क्यू इंटू आर, अगर मैं 3 अलग अलग सेट ले लूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे यही एक एलिमेंट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। अगर यही बोल दूँ स्मॉल p है इसका एलिमेंट है स्मॉल q और इसका स्मॉल r, अगर यही 3 चीज़ दिया हुआ है, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। पहले p का एलिमेंट स्मॉल p आएगा, फिर q का एलिमेंट, फिर r का एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 एलिमेंट को कंबाइन करके एक एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिपलेट है, और जो एलिमेंट रहेगा वो ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, मतलब अगर इंटरचेंज करेंगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट ट्रिपलेट का। तो रिमार्क्स में हम सब क्या देखा, जो प्रोडक्ट वगैरह करते हैं हम लोग, पहले तो वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, उससे कंडीशन आता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड मतलब वही जो अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या लिया, अगर हम सब नल सेट या एम्प्टी सेट से मल्टीप्लाई कर देंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा उसका एम्प्टी सेट होगा। वही इनफाइनाइट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट के साथ करेंगे तो उसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा, और जो सेट भी बनेगा वो भी इनफाइनाइट वाला सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन देखे थे, 2 ऑर्डर्ड पेयर, एक तरह 2 एलिमेंट कब इक्वल होगा, जब दोनों चीज़ एग्जैक्ट सेम टू सेम रहे। ठीक है, पॉइंट्स जैसे कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स कैसे इक्वल होते हैं, 1 पॉइंट जो दिया होगा एक्स वाई एक्सिस पहले 1 पॉइंट जो दिया हो वो इक्वल कब होगा, जब सेम दूसरा पॉइंट लिखा हो 1 एक्सिस वाला। तीसरा क्या कंडीशन आया, ट्रिपलेट का। ठीक है, तो 3 सेट अगर दिया हुआ है तो ट्रिपलेट क्या हो गया, तीनों सेट का एक एक एलिमेंट लिया हम लोगों ने ऑर्डर में और उसको एक एलिमेंट बना दिया। अगर अलग अलग सेट है तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। इसी टाइप से हम सबको लिखना है ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट में हम सबको प्रोडक्ट दिया हुआ है उसी अरेंजमेंट में उसका एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, ये हो गया 4 चीज़। अब अगले क्लास में हम सब जो भी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड वो एक्सरसाइज करेंगे, और इस इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।